ईस्ट टिमोर या टिमोर लेस्टे, शायद इस देश का नाम आपने कभी ना सुना हो, क्योंकि अगर आप मई 2002 से पहले पैदा हुए हैं तब तो आप इस देश से भी ज्यादा पुराने हैं। ये एक छोटा सा आइलैंड देश है, इतना छोटा कि जिस आइलैंड पर ये है उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही इसके कंट्रोल में आता है। लेकिन इस देश के पास तेल है, वो तेल जिसकी इस वक्त दुनिया को काफी जरूरत है। लेकिन इस तेल को निकालने में सबसे बड़ी परेशानी थी ऑस्ट्रेलिया, वो पड़ोसी देश जो इस तेल को चुराना चाहता था। इस तेल को चुराने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने रिश्वत खिलाने से लेकर टिमोर के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में माइक्स लगाने तक हर एक कोशिश की और आखिर में कामयाब भी रहा। याद रखिए, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो वेस्टर्न देशों के समूह में आता है, जो भारत को आज रूस से तेल खरीदने पर लेक्चर दे रहा है। तो क्या है ऑस्ट्रेलिया के इस तेल चुराने की पूरी कहानी, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिमोर लेस्टे काफी यंग देशों की तरह ही काफी गरीब देश है, जहां पर 40% जनसंख्या के पास अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने तक के पैसे भी नहीं है। यहाँ के सिर्फ 25% लोग ही फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और 2020 में टिमोर की कुल GDP $1.8 बिलियन थी। लेकिन टिमोर के पास एक ऑयल फील्ड थी, बायू उंडन ऑयल फील्ड, जहां से उन्होंने 2004 में तेल निकालने की शुरुआत की और अब 2022 आते आते वहां से तेल खत्म होने लगा है। लेकिन कोई परेशानी नहीं है, टिमोर के पास एक और ऑयल फील्ड है, सनराइज ऑयल फील्ड। लेकिन इस ऑयल फील्ड के साथ एक परेशानी है कि यह समुद्र में है और टिमोर के पड़ोसी बिल्कुल भी टिमोर को इस ऑयल फील्ड का कंट्रोल नहीं देना चाहते। लेकिन ये अभी से शुरू नहीं हुआ, इस विवादित ऑयल फील्ड की कहानी काफी सालों पुरानी है। ये 1960 की बात है, जब ऑयल प्रोडक्शन रैपिडली ग्रो कर रहा था और ईस्ट टिमोर अभी पुर्तगालियों के शासन में था और वहीं आइलैंड का दूसरा हिस्सा इंडोनेशिया के कंट्रोल में था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया था, जिसे सनराइज ऑयल फील्ड्स के बारे में पता था और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सी बॉर्डर्स को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया कि ये ऑयल फील्ड उनके अधिकार के क्षेत्र में आ जाए। 1962 में ऑस्ट्रेलिया का ये क्लेम आया और इसी क्लेम के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी सारी कंपनीज को यहाँ से तेल निकालने का परमिट तक इश्यू कर दिया। ये बहुत कॉमन था कि ये बात इंडोनेशिया और पुर्तगाल दोनों को ही पसंद नहीं आई, जिस वजह से उन्होंने इसका विरोध किया और ऑस्ट्रेलिया से कहा कि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मीडियन लाइन पर अपनी बाउंड्री ड्रॉ करे, ना कि उनके अधिकार क्षेत्र में। लेकिन अगर ऐसा होता तो ऑस्ट्रेलिया के पास से इस ऑयल फील्ड का एक्सेस चला जाता, जहां 90 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी कई कंपनियों को यहां ड्रिलिंग करने के लिए परमिट दे चुका था, जिस वजह से उनकी साख भी दांव पर लगी थी। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर अपने अंग्रेजी रंग दिखाए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया से बात की और उन्होंने इंडोनेशिया को बहुत से मैटर्स पर UN जैसी जगहों पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने की बात कही, जिससे इंडोनेशिया अपने रीजन के थ्रू गुजरने वाले शिप से एक्स्ट्रा टैक्स ले सकता था और बदले में इंडोनेशिया ने इस मैरीटाइम बॉर्डर को टिमोर ट्राउ और मीडियन लाइन के बीचों बीच करने पर हस्ताक्षर कर दिए। इसे टिमोर सी ट्रीटी का नाम दिया गया। लेकिन बाद में खबर सामने आई कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल पहले यहाँ पर एक सर्वे करवाया था, जिसमें पाया गया कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की प्लेट्स टिमोर से पहले ही खत्म हो जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया का पूरा दावा ही टिमोर पर इसलिए था क्योंकि उनके मुताबिक वो कॉन्टिनेंट के हिसाब से अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन देर हो चुकी थी, इंडोनेशिया इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर चुका था, लेकिन अभी सिर्फ आधे आइलैंड से बात हुई थी। पुर्तगालियों वाला ईस्ट टिमोर अब भी रीच से बाहर था। 1972 में इस ट्रीटी के साइन होने के बाद 1974 में ईस्ट टिमोर में पुर्तगाली डिक्टेटरशिप के खिलाफ वहां के लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया और आज़ादी की मांग तेज हो गई। ऑस्ट्रेलिया की आंखें चमक उठी, उन्हें जैसे इसी का इंतजार था। उन्होंने फौरन इंडोनेशिया से कहा कि वो बाकी के आइलैंड्स पर भी कब्जा कर लें। अगर ऐसा होता तो पूरे आइलैंड्स पर इंडोनेशिया का कब्जा होने से इंडोनेशिया के साथ साइन की गई ट्रीटी पूरे आइलैंड के लिए वैलिड हो जाती। इंडोनेशिया ने यहाँ पर अटैक प्लान शुरू किया और अमेरिका ने भी इसके लिए उन्हें 90% हथियार देने का वादा किया। ईस्ट टिमोर के करीब 2 लाख लोग इस जंग में मारे गए और जुलाई 1976 तक टिमोर इंडोनेशिया के हाथ आ गया।
ऑस्ट्रेलिया ने जल्द ही इस इंडोनेशियन इन्वेजन को मान्यता दे दी और 1979 तक वो एक नई सलाह बना चुके थे जिसे टिमोर गैप ट्रीटी कहा गया, जिसमें एक जॉइंट एरिया और कोऑपरेशन की बात हुई और पाइपलाइन नेटवर्क्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के नागरिक अपनी सरकार के ही विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे और दुनिया भर में भी इंडोनेशिया द्वारा किए जा रहे ह्यूमन राइट अब्यूसेस की खबरें फैलने लगीं। 1989 में इंडोनेशिया की पकड़ यहाँ पर छूटने लगी थी, पर इंडोनेशिया को यकीन था कि ये लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। 1989 में रेफरेंडम हुआ और 78% टिमोर की जनसंख्या ने इंडोनेशिया के साथ रहने के बजाय आज़ाद होना चुना। इंडोनेशिया अपने वादे से पलट गया, लेकिन 13 साल के संघर्ष के बाद 2002 में ईस्ट टिमोर को आज़ादी मिली। इस आज़ादी से एक देश खुश नहीं था और वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अब टिमोर गैप ट्रीटी अमान्य हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को यूएन लॉ ऑफ सी प्रोविजंस से हटा दिया, यानी अब उन्हें यूएन का ये प्रावधान मानने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अगर टिमोर वहां शिकायत लेकर जाता भी तो ऑस्ट्रेलिया ये क्लेम करता कि वो इस प्रावधान को नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया ने खुद को यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक तरफ कर लिया और सनराइज के 80% राइट्स पर अपना दावा ठोका। ऑस्ट्रेलिया ने ये तक धमकी दे डाली कि जब तक टिमोर ये बात नहीं मानेगा तब तक वो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। फिर 2004 में ये देश नेगोशिएशन के लिए मिले और दोनों ने एक 50-50 शेयरिंग डील पर साइन कर ली। इसके 8 साल बाद 2012 में यह खुलासा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने टिमोर के प्रधानमंत्री के दफ्तर में माइक्स लगाए थे ताकि वो ये पता कर सकें कि टिमोर कम से कम कितना हिस्सा देने पर मान जाएगा। और यहीं से उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर उनका 1% भी हक नहीं है वो उसका 50% आराम से ले सकते हैं। टिमोर के जिस फॉरेन मिनिस्टर ने इस डील पर साइन किया था, बाद में उसे भी एक ऑयल कंपनी में नौकरी ऑफर की गई। ये एक बड़ा स्कैंडल बनकर उभरा और ईस्ट टिमोर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को आईसीजे की बात मानने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुद को पहले ही यूएन लॉ ऑफ सी प्रोविजन से अलग कर चुके थे वो। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस डील के लिए अनफेयर मेजर्स का इस्तेमाल किया था, इस वजह से इस बार ऑस्ट्रेलिया को शर्म के कारण थोड़ा झुकना पड़ा और एक नया एग्रीमेंट हुआ। इस नए एग्रीमेंट के मुताबिक 2018 में इस बॉर्डर को फिर से ड्रॉ किया गया और अब सनराइज ऑयल फील्ड का 70% हिस्सा ईस्ट टिमोर के अंडर आ गया। टिमोर सरकार का मानना है कि न सिर्फ इससे उन्हें तेल मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दोबारा उन पर दबाव ना डाल पाए, इसलिए टिमोर ने चीन से भी अपनी दोस्ती मजबूत कर ली है और चीन ने यहाँ से तेल निकालने के लिए काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। अब चीन का पैसा लगा है तो ऑस्ट्रेलिया तो टिमोर की तरफ आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन चीन क्या इस देश को चैन से जीने देगा, ये तो भविष्य बताएगा। पर क्या आपको लगता है कि चीन की मदद लेकर टिमोर ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।